नमस्ते प्यारे बच्चों। द डीप डाइव की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और आज हम आपकी विज्ञान की किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ, आपकी किताब में कुल 12 अध्याय मतलब चैप्टर्स हैं और आज हम एक बहुत ही मजेदार अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है अध्याय 5, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, यानी लंबाई का मापन और गति। हम पेज नंबर 79 से शुरू करेंगे, तो अपनी किताब खोल लीजिए और चलिए इस ज्ञान यात्रा पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पेज 79 पर दीपा की एक कहानी से शुरुआत होती है। दीपा को स्कूल की नई यूनिफॉर्म चाहिए। हाँ, और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दर्जी उसकी माप एक लचीले फीते फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से लेता है और दुकानदार कपड़ा एक धातु की छड़ मतलब अ मेटल मेजरिंग रॉड से मापता है। और फिर दीपा की माँ कहती है कि यूनिफॉर्म की लंबाई 4 अंगुल और बढ़ा दो। एक ही काम पर मापने के 3 अलग-अलग तरीके, यहीं से सवाल उठता है ना? बिल्कुल। क्या ये सब एक जैसे हैं? रॉड, टेप और उंगुल, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। पेज 80 पर दीपा के दोस्त भी पुराने तरीकों की बात कर रहे हैं, जैसे दादी का हाथ से कपड़ा नापना। हाँ, या फिर किसान का कदमों मतलब स्ट्राइड्स से खेत नापना। फिर वो सब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लास की टेबल को अपने अपने हाथ की बित्ता, जिसे हैंडस्पैन भी कहते हैं, उससे नापते हैं। और यहीं पर पेज 81 पर देखिए टेबल 5.1, नतीजा बड़ा मजेदार आता है। हाँ, अनीश की माप 13 बित्ता से थोड़ी ज्यादा है, पद्मा की पूरी 13 और हरदीप की 14। एक ही टेबल, 3 अलग अलग माप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबके हाथों का साइज अलग अलग है। एकदम सही। और यहीं से हमें मापन यानी मेजरमेंट का पहला और सबसे जरूरी नियम पता चलता है कि हर माप के 2 हिस्से होते हैं। हाँ, एक संख्या अ नंबर जैसे 13 या 14 और दूसरी इकाई अ यूनिट जैसे बित्ता। और अगर आपकी इकाई मतलब यूनिट ही हर किसी के लिए अलग हो तो माप सटीक मतलब एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मानक इकाइयों मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, पेज 82 पर बताया भी गया है कि भारत में भी पुराने समय में अंगुल, धनुष और योजन जैसी इकाइयों का इस्तेमाल होता था। पर ये सब भी तो हर जगह एक जैसे नहीं थे। और जब लोग एक देश से दूसरे देश व्यापार करने लगे तो एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी जो हर जगह मानी जाए। अच्छा। इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्ट में कहें तो एसआई यूनिट्स। और लंबाई मतलब लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। मीटर इसका सिंबल है एम। हाँ, जैसा कि किताब में लिखा है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। और 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे सेंटीमीटर या सीएम कहते हैं। और आपके ज्योमेट्री बॉक्स वाले स्केल की तरह 1 सेंटीमीटर को 10 और छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें मिलीमीटर या एमएम कहते हैं। बिल्कुल। और पेज 33 पर इन संबंधों रिलेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर्स और 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर्स। यहाँ एक ड्यू नो बॉक्स भी है, वो भी काफी काम का है। हाँ, वो बताता है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही है। चलिए अब पेज 84 पर आते हैं। यहाँ हरदीप का एक सवाल है कि अगर हम सब मीटर स्केल से टेबल नापें तो क्या अब भी रिजल्ट अलग होंगे? इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं, अगर हम सही तरीके से ना मापें तो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सही औजार होना काफी नहीं है? नहीं, उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आना चाहिए। इसके 3 जरूरी बिंदु हैं। क्या है वो? पहला, स्केल को सही रखना। चित्र 5.4 की तरह स्केल को वस्तु के साथ सटाकर रखना है और उसकी लंबाई के समानांतर मतलब पैरेलल रखना है। अगर तिरछा रखा तो माप गलत आएगा? बिल्कुल। दूसरा है आंख की सही स्थिति। चित्र 5.5 में दिखाया है कि माप पढ़ते समय आपकी आंख ठीक उस निशान के ऊपर होनी चाहिए, पोजीशन बी पर। अगर साइड से देखेंगे तो निशान थोड़ा आगे या पीछे दिखेगा। इस गलती का एक खास नाम भी है, लंबन त्रुटि या पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और तीसरा नियम बहुत प्रैक्टिकल है। पेज 85 पर बताया है कि अगर स्केल का सिरा टूट गया हो जहां 0 होता है तो क्या स्केल बेकार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 0 की जगह किसी और पूरे निशान से मापना शुरू कर सकते हैं, जैसे 1.0 सेंटीमीटर से। और
फिर आखिरी माप में से 1.0 सेंटीमीटर घटा दें। मान लीजिए रीडिंग आई 10.4 सेंटीमीटर, तो असली लंबाई होगी 10.4 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। ये तो बहुत काम की ट्रिक है ना? अच्छा, पेज 86 पर एक और मजेदार पहेली है। एक घुमावदार रेखा, एक कर्व्ड लाइन की लंबाई कैसे मापें? हाँ, जैसे घर की मेहराब मतलब आर्च पर लाइट्स लगानी हो, सीधा स्केल तो काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे? इसका तरीका चित्र 5.8 में दिया है। बहुत ही सरल है। एक धागा थ्रेड लीजिए और उसे उस घुमावदार रेखा के ऊपर रखते जाइए। अच्छा, पूरा उस लाइन के ऊपर? हाँ, फिर उस धागे को सीधा करके स्केल से माप लीजिए। वाह, ये तो बहुत ही क्लेवर तरीका है। अच्छा, यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 भी है, जिसमें आसपास की चीजों की लंबाई मापनी है। हाँ, जैसे कंघी, पेन, पेंसिल। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो अब तक हमने लंबाई मापना सीखा। अब कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, पेज 87 पर स्थिति का वर्णन है, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। जब बच्चों से पूछा गया कि स्कूल पास है या बगीचा, तो सबके जवाब अलग-अलग थे। क्यों? क्योंकि वे सब अपने अपने घर से दूरी बता रहे थे। अच्छा, तो यहीं पर संदर्भ बिंदु मतलब रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। रेफरेंस पॉइंट यानी वो एक तय की हुई जगह जहां से हर कोई दूरी नापेगा। अगर सब लोग बस स्टैंड से दूरी बताते तो जवाब एक होता है। कबड्डी का कोड बनाते समय भी तो एक रेफरेंस पॉइंट तय किया गया था चित्र 5.11 में। हाँ, बिना रेफरेंस पॉइंट के पास या दूर का कोई मतलब ही नहीं है। पेज 88 पर पद्मा की बस यात्रा का उदाहरण भी इसी को समझाता है। हाँ, सड़क पर लगे पत्थर पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? कि दिल्ली, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो 70 किलोमीटर दूर है। सही। और थोड़ी देर बाद एक और पत्थर आता है जिस पर लिखा है दिल्ली 60 किलोमीटर। इससे पता चलता है कि पद्मा की स्थिति दिल्ली के मुकाबले बदल रही है। और यहीं से गति मतलब मोशन की परिभाषा निकलती है। हाँ, किताब कहती है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। मतलब अगर कोई वस्तु समय के साथ संदर्भ बिंदु के मुकाबले अपनी जगह बदलती है तो वो गति में है, और अगर नहीं बदलती तो वो विराम यानी रेस्ट में है। बस में बैठे यात्रियों का उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बस के अंदर से देखने पर वे विराम में हैं, पर बाहर से देखने पर वे गति में है, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट मतलब पेड़ वो तो पीछे छूट रहा है। तो मतलब गति और विराम दोनों ही रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। है ना? अब हम आ गए हैं अध्याय के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, पेज 92 पर। हाँ, एक्टिविटी 5.3 में बताया है कि जब कोई चीज सीधी रेखा में चलती है, जैसे परेड करते सैनिक या गिरता हुआ संतरा, तो उसे कहते हैं रेखीय गति मतलब लीनियर मोशन। लेकिन क्या गति हमेशा सीधी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिविटी 5.4 में जब धागे से बंधे इरेजर को घुमाया जाता है तो वो एक गोलाकार रास्ते पर घूमता है। इसे वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। सही। और पेज 94 पर है एक्टिविटी 5.5, जिसमें इरेजर को एक पेंडुलम की तरह लटकाया है। हाँ, जब वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे टू एंड फ्रो घूमता है, जैसे झूले की गति। बिल्कुल, इस गति को कहते हैं दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। रेखीय, वृत्तीय और दोलन। और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट है आवर्ती गति मतलब पीरियोडिक मोशन। इसका क्या मतलब है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो वो आवर्ती गति है। अच्छा, तो वृत्तीय और दोलन दोनों ही गतियां आवर्ती हुई, है ना? एकदम सही, दोनों ही खुद को दोहराती हैं। पेज 95 पर एक्टिविटी 5.7 में एक पार्क का चित्र है जिसमें इन सभी गतियों को पहचानने को कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि मापने के लिए मानक इकाइयों स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत क्यों है। हमने एसआई यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर के बारे में पढ़ा, लंबाई मापने के सही तरीके देखे और रेफरेंस पॉइंट के महत्व को भी समझा। और अंत में हमने गति के 3 मुख्य प्रकारों को जाना, रेखीय, वृत्तीय और दोलन, ऑसिलेटरी। चलिए अब कुछ सवालों से इस अध्याय को दोहराते हैं। हाँ, मैं सवाल पूछता हूं, आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर। सही। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर में? 10 मिलीमीटर। अच्छा, बित्ता मतलब हैंड स्पैन
मापन की मानक इकाई है या अमानक? ये तो अमानक है, नॉन स्टैंडर्ड। बिल्कुल। घुमावदार रेखा को मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक धागे का? सीधी सड़क पर चलती कार की गति कौन सी है? रेखीय गति, लीनियर मोशन। और झूले की गति? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। घड़ी की सुई की नोक की गति? वो है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। और क्या ये एक आवर्ती गति भी है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत अच्छे। एक आखिरी सवाल, बस में बैठे यात्री सड़क पर खड़े पेड़ के लिए किस अवस्था में है, विराम या गति? गति में। और अपने साथ बैठे दूसरे यात्री के लिए? विराम में। शानदार। मतलब रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट एकदम साफ है। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस अध्याय को अपनी किताब से एक बार और जरूर पढ़ेगा। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।